Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbassar and we are studying our social studies book of class 7th in this video and we are studying second lesson in these days as you know। जैसा कि आप जानते हैं second lesson अपना history के section में चल रहा है which is new kings and kingdoms, नए राजा और उनके साम्राज्य। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में जो नए किंगडम्स अराइज हुए, उभरे, या नए जो राजा लोग थे, जो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने अपने छोटे या बड़े साम्राज्य स्थापित किए। हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा कि राजपूत किनको कहा गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की कि बहुत सारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे जो छोटी छोटी रियासतें थी उनका आपस में संघर्ष चलता रहता था, लेकिन मेनली जो तीन जो रियासतें, तीन जो बड़े साम्राज्य थे, किंगडम थे, उनके बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता था। ये तीन कौन थे? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीन जो बड़े किंगडम थे, इनके बीच में एक लंबे टाइम तक, लगभग 300 ईयर तक इनमें आपस में संघर्ष चलता रहा, स्ट्रगल चलता रहा। इसलिए इनको ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल भी कहा गया है हिस्टोरियन के थ्रू, कि ये त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय इनका स्ट्रगल यानी संघर्ष चलता रहा और लंबे संघर्ष के कारण से फिर ये कमजोर हो गए और लास्ट में जो गढ़वाल लोग थे, गढ़वाल जो राजवंश था, उन्होंने फिर कन्नौज पर अपना जो किंगडम था वो एस्टैब्लिश किया, साम्राज्य स्थापित किया। कन्नौज एक गंगा के किनारे पर बहुत बड़ा एक ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था। एग्रीकल्चर के हिसाब से भी बड़ा एडवांस्ड और बेनिफिशियल वो जगह थी कन्नौज। तो कन्नौज के लिए भी संघर्ष हुए इन तीनों में, क्योंकि ये बीच में आता है, ईस्ट और सेंटर के बीच में ये पड़ता है कन्नौज, साउथ से भी अटैच्ड है। तो ये कन्नौज के लिए भी संघर्ष हुए इनमें। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी अपने पिछले वीडियो में कि गढ़वालों ने 200 ईयर तक जो इनके बीच में आपस में युद्ध चलते रहे, इन तीनों के बीच में। तीनों की किन की बात कर रहे हैं? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों जो राजवंश थे, ये डायनेस्टीज थे, इनके बीच में लंबे युद्ध के कारण से ये लोग वीक हो गए, कमजोर हो गए और बाद में ये जो गढ़वाल थे, गढ़वालों ने फिर कन्नौज पर ऑक्यूपाई किया, उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब यहां से आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। इट इज द पार्ट 2 ऑफ द लेसन। अलोंग विद दीज किंगडम्स, इन किंगडम्स के साथ में, ये जो तीन किंगडम की बात अपन कर रहे हैं, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, अलोंग विद दीज किंगडम, अलोंग यानी साथ में, विद दीज किंगडम्स यानी इन किंगडम्स या इन साम्राज्यों के साथ में, द चोल्स, एक चोल साम्राज्य भी बड़ा महत्वपूर्ण था, बहुत सिग्निफिकेंट था ये भी। चोल यानी हिंदी में इसको चोल कहते हैं, यहां पर चोल्स यानी इसका प्लूरल लिखा हुआ है। द चोल्स वर ए पावरफुल किंगडम। ये जो चोल साम्राज्य था ये साउथ में था, यानी दक्षिणी भारत में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैप में, ये जो यहां पे ये जो एकदम साउथ में नीचे की तरफ चोल साम्राज्य था, यहां पर ये राष्ट्रकूट है, ये महाराष्ट्र के आसपास, ये इधर पाल्स थे, ये ईस्ट जो इंडिया था, ये अपना भारत जो है पूर्वी भारत, वहां पाल्स थे, ये प्रतिहार थे। तो ये अभी अपने क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चोल जो साम्राज्य था एकदम लास्ट में, साउथर्न में, एकदम दक्षिणी हिस्से में, यहां पर केरल और तमिलनाडु के आसपास जो है, ये चोल साम्राज्य भी बड़ा साम्राज्य था और ये भी पावरफुल किंगडम था। तो उसके बारे में भी यहां पर बताया जा रहा है। द चोल्स वर ए पावरफुल किंगडम इन द एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम यानी बिल्कुल दक्षिण में, यानी केरला जो होता है भारत के लास्ट में, जो केरल है, केरल में चोल साम्राज्य था या तमिलनाडु में चोल साम्राज्य था। तो ये एक्सट्रीम साउथ में यानी एकदम दक्षिण में ये एक पावरफुल किंगडम था जिसका नाम था चोल। कश्मीर, नेपाल, असम का नाम था कामरूप। पहले जो असम का नाम था वो था कामरूप। उड़ीसा जो आज हम उड़ीसा कहते हैं जिसको, उसका पुराना नाम था उत्कल। द्राविड़ उत्कल बंग अपन जानते हैं ना जनगण मन में, वो उत्कल जिसका आज नाम है उड़ीसा। एंड द
अरब्स इन मनासुर। अरब जो थे, अब देखिए कहां कहां पर कौन कौन से बड़े साम्राज्य थे, मतलब देखिए इसमें इन द एक्सट्रीम साउथ हो गया। देखिए कश्मीर में अलग था, अलग मतलब वहां पर साम्राज्य था। नेपाल में अलग था। असम जो कामरूप था वहां के राजा अलग थे। उत्कल जो क्षेत्र था जिसको आज उड़ीसा कहते उसके राजा अलग थे। एंड द अरब, और अरब साम्राज्य भी अलग था। वो कहाँ था? मानासुर एंड मुल्तान। मुल्तान अभी अफगानिस्तान में है। तो ये मानासुर और मुल्तान में भी अरबों का अलग शासन था। वर सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ये महत्वपूर्ण या प्रभावी इंडिपेंडेंट यानी स्वयं इंडिपेंडेंट यानी जिसको कहते हैं अपन स्वतंत्र किंगडम थे ये, यानी अपने आप में ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट यानी स्वयं पोषी या किसी के बिना सहारे के जो रहता है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे ये, अपने आधार पर अपने बल पर रहने वाले ये साम्राज्य थे। ये और भी साम्राज्य जिनके बारे में, कश्मीर का अलग साम्राज्य था, किंगडम था। नेपाल का अलग था, आसाम का, कामरूप का, उत्कल, उड़ीसा का। और अरब साम्राज्य भी एक अलग था जो मुल्तान और मानासुर में था। ये भी कुछ प्रभावी या सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। अब यहां पर दो एक्टिविटी बताई गई है अपने को, आइए इनको भी देखते हैं। लुक एट द मैप, मैप पर देखिए गिवन ऑन द लास्ट पेज, जो पिछले पेज पर दिया हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द एरियाज, और उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए अंडर द राष्ट्रकूट्स, जो राष्ट्रकूटों के अंडर में थे। द पाल्स, पाल के अंडर में थे। एंड द गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये अपने इंडिया का जो एंसेंट इंडिया था, अपना प्राचीन भारत था, वो पूरा फैला हुआ था चारों तरफ। उसमें ये देखिए कौन कौन से राजा के अंडर में कौन कौन से एरिया थे। तो ये जो एरिया है यानी नॉर्थ का एरिया जो है, उत्तरी भारत का जो एरिया है, वो प्रतिहारों के अंडर में था। ये जो ईस्ट का एरिया है वो पाल्स के अंडर में था, पाल वंश के, ये प्रतिहार वंश के अंडर में था। ये जो नीचे का एरिया है यानी कि महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, गुजरात महाराष्ट्र का, ये राष्ट्रकूट साम्राज्य, राष्ट्रकूट वंश का यहाँ पर साम्राज्य था। और ये एकदम साउथ में, एकदम बिल्कुल साउथ में जो है ये चोल साम्राज्य था। इसके अलावा कश्मीर में अलग था, नेपाल में अलग था, इधर अरब साम्राज्य अलग था, और उत्कल उड़ीसा, ये यहाँ पर उत्कल अलग था। ये अलग छोटे बड़े साम्राज्य थे, लेकिन जो मेन जो तीन ताकतें जिनको माना जाता है वो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो तीनों के एरिया देखने के लिए बोला गया था अपने को, तो अपन ने एरिया मैंने आपको शो कर दिया है उनका। सेकंड एक्टिविटी है लोकेट प्रयाग एंड कन्नौज। प्रयाग और कन्नौज को भी लोकेट यानी ढूंढिए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये प्रयाग है, देखिए ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी निकलती है हिमालय में से और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये गंगा के तट पर है प्रयागराज, जिसके कुंभ का मेला भी भरता है यहाँ पर। तो प्रयाग ये है, और कन्नौज जो है वो भी इधर ही, कन्नौज ये वाला, ये कन्नौज है, ये प्रयाग है, दोनों ये इनके एरिया में ही थे, यानी किनके एरिया में, प्रतिहारों के एरिया में। ये कन्नौज के लिए खूब लड़ाइयाँ हुई, अपन ने पढ़ी है, क्योंकि कन्नौज बड़ा व्यापारिक केंद्र था एक, और आज गंगा नदी का मैदान है तो खूब फसलें होती थी, सिंचाई वाला एरिया था। तो कन्नौज और प्रयाग, ये दो चीजों के लिए कहा गया यहाँ पर लोकेट प्रयाग एंड कन्नौज। तो दोनों चीजें मैंने आपको शो कर दी है ऑन द मैप। ऑन विच रेस्पेक्टिव रिवर बैंक्स आर दे सिचुएटेड, कौन सी नदी के तट पर है ये दोनों? गंगा नदी के। प्रयाग भी गंगा नदी के तट पर है, और कन्नौज के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कन्नौज जो है, ये देखिए यहाँ पर रिवर गंगा, ये देखिए यहाँ पर पढ़ा था हमने कन्नौज के बारे में, लोकेटेड एट द बैंक गंगा, रिवर गंगा, कन्नौज के बारे में। तो दोनों ही ये जो है प्रयाग और कन्नौज, ये दोनों ही रिवर गंगा के बैंक पर है, यानी तट पर है, और दोनों की लोकेशन भी मैंने आपको शेयर कर दी है। अब यहाँ पर ये जो तीन बड़े किंगडम थे, एक तो था प्रतिहार जो ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था, नॉर्थ इंडिया में जिसका किंगडम था। दूसरा पाल
जो ईस्ट में था, ईस्ट इंडिया में यानी कि पूर्वी अपने भारत में जिनका साम्राज्य था, और तीसरा राष्ट्रकूट जो नीचे की तरफ में साउथ इंडिया में जिनका किंगडम था, यानी कि महाराष्ट्र के आसपास में। ये तीनों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से अपने को बताया गया है। सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रतिहारों के बारे में बताया गया है। प्रतिहारों के पास में क्या था, ये पूरा का पूरा एरिया, ये यानी बीच का जो भारत है, मिडिल जो इंडिया था, ये पूरा प्रतिहारों के अंडर में था। तो प्रतिहारों के बारे में बताया गया। देखो इसमें कौन कौन से, प्रतिहार तो वंश का नाम है, इसमें कई राजा हुए, कई जो किंग्स थे वो हुए इसमें। तो प्रमुख जो किंग हुए प्रतिहार क्लैन में, क्लैन मतलब वंश में, तो नागभट्ट सेकंड ये एक राजा थे उस प्रतिहार वंश में, क्लैन में। नागभट्ट सेकंड द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार जो राजवंश था, डायनेस्टी थी, उसके जो फाउंडर कौन थे, यानी उसकी स्थापना किसने की थी, नागभट्ट द्वितीय। हिंदी में नागभट्ट द्वितीय कहते हैं। नागभट्ट सेकंड ने प्रतिहार डायनेस्टी को के फाउंडर थे, यानी इसके संस्थापक थे। वहां से ये प्रतिहार वंश शुरू हुआ नागभट्ट सेकंड से। वत्स राजा एंड भोज वर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। यानी दो राजा बहुत पावरफुल थे इसमें। एक तो देखो शुरुआत करने वाले तो नागभट्ट सेकंड हो गए, उसके बाद में दो राजा बड़े प्रसिद्ध हुए इस वंश में। एक तो राजा भोज, आपने सुना होगा राजा भोज और गंगू तेली की कहानी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसी एक कहावत चलती है। तो राजा भोज बड़े बड़े संपन्न माने जाते थे, ये राजा भोज को बड़ा ऊंचा दर्जा माना जाता था। तो ये भोज और वत्सराज, ये दो बड़े महान राजा हुए इस वंश में, पावरफुल रूलर थे, ये बहुत ताकतवर राजा थे ऑफ दिस डायनेस्टी, इस राजवंश के। हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक। राजा भोज, राजा भोजा, इसमें तो भोजा लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में अपन राजा भोज कहते हैं उसको, इंग्लिश में भोजा लिखा हुआ है। राजा भोज एस्टैब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम, इन्होंने एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली साम्राज्य एस्टैब्लिश किया यानी स्थापित किया इन नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में, विद कन्नौज, कन्नौज के साथ में, यानी कन्नौज भी इनके अंडर में था, एज इट्स कैपिटल। और इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो राजधानी थी राजा भोज की, वो कन्नौज थी। देखिए ये चीजें बड़ी ध्यान रखनी है अपने को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राजा भोज की कैपिटल कौन सी थी, इसमें प्रतिहार वंश में कौन कौन से महान राजा हुए हैं, प्रतिहार वंश के फाउंडर कौन थे, ये चीजें अपने को नॉलेज में रखनी है। तो उनकी कैपिटल जो थी वो कन्नौज थी राजा भोज की। ही आल्सो इशूड सिल्वर कॉइन्स, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए, इशू किए। इन्होंने चांदी के सिक्के निकाले, सिल्वर कॉइन्स इशू किए, विच कंटेंट द इमेज ऑफ वराह, जो कि वराह की जिस पर चित्र बना हुआ था, इमेज यानी चित्र बना हुआ था वराह भगवान का। विष्णु भगवान के बहुत सारे रूप हुए हैं, उनमें से एक रूप वराह रूप भी हुआ है। देखो यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, ये सिक्का है, कॉइन इशूड बाय राजा भोज, राजा भोज के द्वारा। देखो ये वराह अवतार है, एक सुअर का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने एक बार। जब भी धरती पर धर्म अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं, कई रूपों में भगवान ने अवतार लिया है, तो उसमें से एक वराह रूप भी हुआ है भगवान विष्णु का। उस वराह रूप का इमेज यहाँ पर पिक्चराइजेशन किया हुआ था सिक्के पर, ये चांदी का सिक्का था ये। तो यहाँ पर ये अपन ने पढ़ा है कि इन्होंने चांदी के सिल्वर कॉइन इन्होंने इशू किए राजा भोज ने, विच कंटेंट द इमेज ऑफ वराह, इन्होंने वराह की इमेज इसमें कंटेंट थी यानी शामिल थी। द बोअर यानी शुकर अवतार, बोअर यानी होता है सुअर का अवतार, शुकर अवतार कहते हैं अपन, और वराह शब्द काम में लेते हैं, ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का वराह अवतार का इस पे चित्र था। तो ये थे राजा भोज, जो बहुत ही महान बड़े राजा हुए थे, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था इनका, जो कि प्रतिहार वंश में थे। सुलेमान नाम का एक व्यापारी था कोई, सुलेमान एन अरब ट्रेडर, एक अरब व्यापारी था। अरब के घोड़े प्रसिद्ध थे, अरब जो पाकिस्तान के उधर की तरफ से आते थे ये लोग, तो वो अरब का इलाका कहलाता था। आज भी अरब अलग देश है, अरब अमीरात करके, तो अरब देश अलग है, आज भी हैं।
तो वो वहां का एक व्यापारी था, अरब ट्रेडर था ये सुलेमान एन अरब ट्रेडर हैज आल्सो रिटन, उसने भी लिखा है, यानी बाहर के जो लोग आए भारत में, कई उनके द्वारा लिखे हुए लेटर्स या बुक्स हैं, वो भी इतिहास के सोर्स हैं, हिस्ट्री के सोर्स हैं। तो उसने भी लिखा है अबाउट द प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता के बारे में ऑफ भोज एम्पायर। भोज के एम्पायर यानी भोज के साम्राज्य की जो प्रॉस्पेरिटी थी, यानी उसकी जो संपन्नता थी, जो वैभव था उसका, उसके बारे में सुलेमान नाम के अरब ट्रेडर ने भी लिखा है। एंड हिज फाइन कैवलरी स्किल्स, कैवलरी का मतलब है घुड़सवार सेना, जो घोड़ों की सेना होती है उसको कैवलरी कहते हैं। जो उसकी घुड़सवार सेना की जो स्किल यानी कौशल था, उसका कुशलता थी जो घुड़सवार सेना की, उसके बारे में सुलेमान ने भी, जो अरब ट्रेडर था, उसने भी लिखा है। एन इंस्क्रिप्शन, और एक शिलालेख भी मिला है इन करनाल हरियाणा में, हरियाणा के करनाल में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, एक शिलालेख मिला है। कंटेंट्स, जिसमें क्या लिखा हुआ है, द रिकॉर्ड ऑफ द सेल ऑफ हॉर्सेज, यानी घोड़ों की विक्रय के बारे में, घोड़ों के बेचने के बारे में उसमें रिकॉर्ड मिला है, उसमें कुछ दस्तावेज मिले, ऐसा एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा के करनाल में मिला है बाय सेवरल हॉर्स डीलर्स। यानी हरियाणा के करनाल में एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जहां पर कई सारे हॉर्स डीलर यानी घोड़ों के जो डीलर थे, घोड़ों के क्रय विक्रय करने वाले, सेल परचेज करने वाले, ऐसे कई सारे लोगों ने वहां पर सेल, घोड़ों की सेल आयोजित की, यानी घोड़ों की से आजकल कपड़ों की सेल लगती है ना, वैसे घोड़ों की सेल लगी वहां पर, ऐसा एक इंस्क्रिप्शन वहां मिला। दिस सिग्निफाइज, और ये बताता है, ये प्रभावी रूप से बताता है ए ब्रिस्क ट्रेड, यानी ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, एक बहुत बड़ा व्यापार था वहां पर, एक ब्रिस्क ट्रेड था बिटवीन द प्रतिहार एंड सेंट्रल एशिया, प्रतिहार वंश और जो मध्य एशिया है उनके बीच में एक ब्रिस्क ट्रेड यानी बहुत ज्यादा व्यापार था। एंड दैट इंडिया इंपोर्टेड हॉर्सेज, कि भारत जो था वो इंपोर्ट करता था यानी मंगाता था घोड़ों को, अरब से घोड़े आते थे। इंपोर्ट करना यानी आयात करना, जब अपन बाहर से किसी चीज को मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट करना कहते हैं। तो इंडिया इंपोर्ट करता था हॉर्सेज को, यानी भारत मंगाता था घोड़े बाहर से, अरब से, फ्रॉम देयर, वहां से, एंड अरेबिया, और अरब से, यानी ये एशिया, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया और अरब, इन दोनों से ये घोड़े मंगाता था भारत में, वहां से घोड़े आते थे। तो अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते थे, आज भी प्रसिद्ध है अरबी घोड़े, क्योंकि वो अरब से आते थे। तो अरब से घोड़े आते थे और इतनी अच्छी घुड़सवार सेना थी यहाँ की कि वहां के एक जो ट्रेडर था अरब का, उस सुलेमान नाम का, उसने इसके बारे में लिखा है। एक और ट्रेडर था जिसका नाम था अल मसूदी नाम का एक अनोदर प्रोमिनेंट अरब ट्रेवलर था, एक प्रसिद्ध, एक अरब ये यात्री था, अरब यात्री था, ये ट्रेडर नहीं था। अल मसूदी, इसने भी लिखा है, हैज रिटन अबाउट द किंग्स आर्मी, राजा की आर्मी के बारे में इसने भी लिखा है। ही सेज, वह कहता है, दैट इट हैड 4 डिविजन्स, इसके 4 डिविजन्स बने हुए थे राजा भोज की आर्मी के। 4 डिविजन्स यानी 4 उसके डिविजन्स यानी पार्ट बने हुए थे, 4 पार्ट थे उसके, विद 7 lakhs to 9 lakhs मैन, जिसमें 7 लाख से 9 लाख आदमी थे उसकी आर्मी में, राजा भोज की आर्मी में इतने लोग थे। द आर्मी ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर की चार तरफ की आर्मी थी अलग अलग, तो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से 4 भागों में बांटा हुआ था, 4 डिवीजन बनाए हुए थे आर्मी के। द आर्मी ऑफ द नॉर्थ, जो उत्तर की आर्मी थी, फॉट विद द रूलर ऑफ मुल्तान, वो मुल्तान के जो राजा थे उससे लड़ती थी। एंड अदर रूलर्स, और जो उत्तर में, जो नॉर्थ में जो दूसरे रूलर थे, मुल्तान का रूलर और जो अदर रूलर्स थे उनसे वो लड़ी उत्तर वाली आर्मी राजा भोज की। एंड द आर्मी ऑफ द साउथ, और दक्षिण में क्या आ गए, दक्षिण में कौन आ गए थे, दक्षिण में ये राष्ट्रकूट थे, तो इनसे लड़ी वो। अदर एंड द आर्मी ऑफ द साउथ, जो साउथ की आर्मी थी, फॉट यानी लड़ी, विद द राष्ट्रकूट्स, वो राष्ट्रकूटों से लड़ती।
एंड द ईस्टर्न पाल्स, और पूरब में ईस्ट में उत्तरी क्षेत्र में पाल्स से वो लड़ती थी। तो आप देखेंगे तो देखिए अब क्या सीन बनता है। नॉर्थ में प्रतिहार आ गए, साउथ में राष्ट्रकूट आ गए, ईस्ट में पाल आ गए, और वेस्ट में मुल्तान आ गया, अरब आ गया, या दूसरे जो रूलर थे। ये एक सीन बनता है। तो यहां पर हमने देखा कि इस तरह से जो राष्ट्रकूटों की आर्मी थी वो उसमें 7 लाख से लेकर 9 लाख तक लोग थे, और ये 4 डिवीजन में बटी हुई थी। और किस तरह से नॉर्थ वाली आर्मी किन से फाइट करती थी, साउथ वाली राष्ट्रकूट से करती थी, ईस्ट वाली पाल्स से करती थी। अदर रूलर्स एंड द आर्मी, दूसरे, ये तो उसी के पार्ट था। दिस आर्मी इम्पोज्ड ए चेक, ये जो आर्मी थी, यानी ये जो राजा भोज की आर्मी थी या राष्ट्रकूटों की आर्मी थी, दिस आर्मी यानी इस आर्मी ने इम्पोज्ड ए चेक, एक चेक को आरोपित किया, यानी एक चेक लगाया, उस पर रोकथाम लगाई। इम्पोज्ड ए चेक का मतलब है रोक लगाई इन्होंने, इस आर्मी ने, ऑन द पावर ऑफ अरब्स, अरबों की पावर पर। जो अरब लोग थे, जो लुटेरे थे, उनकी पावर पर, उनकी ताकत पर इस राजा भोज की या राष्ट्रकूटों की आर्मी ने एक, इसमें क्या किया उन्होंने, इम्पोज्ड ए चेक यानी एक रोकथाम की। ए सिग्निफिकेंट रोल एंड इट प्लेड, और इसने निभाया, ए सिग्निफिकेंट रोल, एक प्रभावी भूमिका इन्होंने निभाई, इन कीपिंग इंडिया, भारत को रखने में, प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित, भारत से अरब के आक्रमणों को बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी राष्ट्रकूटों की, प्रतिहारों की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल था इनका भारत को प्रोटेक्ट करने में अरब लुटेरों से, फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स यानी फॉरेन यानी विदेशी हमलावरों से, जो अरब के रास्ते भारत में आए, जो भी मोहम्मद गोरी गजनी, जो भी हमलावर लोग आए, इन्वेडर्स यानी हमलावर आए, फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, जो विदेशी हमलावर थे, उनको रोकने में ये जो राष्ट्र प्रतिहार थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स, लगभग 300 सालों तक इन्होंने उनको रोका। जो अरब लुटेरे थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनको 300 ईयर्स तक उन्होंने रोका इनको। फ्रॉम 712 CE टू 1000 CE, यानी 712 से सन 1000 तक, 300 सालों तक ये युद्ध लड़ते रहे उनसे। अलग अलग राजा, इस राजवंश में कई राजा आते रहे, नए नए राजा बनते रहे, लेकिन वो उनसे युद्ध करते रहे। हाउएवर, हालांकि, द अटैक्स बाय मोहम्मद ऑफ गजनी, पर ये जो मोहम्मद गजनी का जो अटैक था, यहां से फिर हालांकि गड़बड़ होना शुरू हो गई। अपने देश के ही लोग, कई ऐसे गद्दार निकल गए जो उनसे मिल गए, या अपने जो देश के लोगों की जो छोड़ने की प्रवृत्ति थी। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को कितनी बार हरा करके पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, लेकिन वो जब जीत गया एक बार तो उसने उनको नहीं छोड़ा। तो ऐसी जो सद्गुण विकृतियां अपने समाज की थी, वो हालांकि मोहम्मद गजनी का जो अटैक था, मोहम्मद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू, इसने प्रतिनिधित्व किया, मोहम्मद गजनी ने फिर प्रतिनिधित्व किया टू द डेक्लाइन ऑफ प्रतिहार्स, प्रतिहारों का जो डेक्लाइन हुआ, यानी कि पतन हुआ, इनका साम्राज्य खत्म हुआ प्रतिहारों का जब सन 1000 में। तो वो कैसे हुआ? मोहम्मद गजनी के आक्रमण से ये हुआ। आफ्टर देयर फॉल, उनके पतन के बाद में, द चौहान्स एंड द गढ़वाल्स वर द राजपूत क्लैंस, उसके बाद भी राजपूतों ने ही शासन किया, लेकिन चौहान और गढ़वालों का आ गया। इतने दिन प्रतिहारों का चल रहा था, उसके बाद में गढ़वाल और चौहानों, वो राजपूत थे, वर द राजपूत, वो राजपूत थे, क्लैंस यानी वंश थे राजपूतों के, विच डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया, जिन्होंने उत्तरी भारत का प्रभुत्व किया, यानी उन पे शासन किया उत्तरी भारत पे। यानी प्रतिहारों के बाद में किसने शासन किया? चौहानों और गढ़वालों ने। दीज वर द टू माइटी क्लैंस, ये दो बड़े शक्तिशाली वंश थे, क्लैंस थे, हु फॉट अगेंस्ट द मोहम्मद ऑफ घौर, जिसने मोहम्मद गोरी, घौर नहीं है ये, घोरी होगा यहां पर।
आई भी आएगा। तो मोहम्मद गोरी से जिन्होंने अगेंस्ट में लोहा लिया, उनसे युद्ध लड़े। तो बाहर की ताकतों से लंबे समय तक भारत के लोगों ने युद्ध लड़े हैं। तो ये अपन ने प्रतिहारों के बारे में पढ़ा कि प्रतिहार वंश कैसा था, बड़ा वैभवशाली वंश था। चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स राजा भोज ने निकाले। राजा भोज की आर्मी कैसी थी, 9 लाख की आर्मी थी उनके पास। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 डिविजन्स थे उसके। तो ये प्रतिहार वंश के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा आता है पाल। तो पाल किधर थे, ईस्ट में। अभी जो प्रतिहार पढ़ा अपन ने कहा है, ये प्रतिहार, ये बीच का एरिया प्रतिहारों का, ये आ गया इधर, ये पाल्स का एरिया, ये पाल्स का एरिया है। ईस्ट में थे ये, उत्तर में। ये भी बड़े महान साम्राज्य था इनका भी। बहुत एक विशाल विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। वो पाल वंश के जो राजा थे उन्होंने ही बनवाया था। अभी पढ़ेंगे अपन। धर्मपाल एंड देवपाल, ये 2 बड़े महान राजा थे वहां इस वंश में, पाल वंश में। धर्मपाल एंड देवपाल, द 2 पावरफुल पाल रूलर्स, ये 2 शक्तिशाली पाल रूलर्स थे, पाल राजा थे। बिल्ट ए मैसिव एम्पायर, इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। बट दे हैड टू काउंटर चैलेंजेज, लेकिन इनको मुठभेड़ होती रहती थी इनकी। काउंटर चैलेंज यानी मुठभेड़ होती रहती थी इनकी फ्रॉम द प्रतिहार्स, यानी उनको चुनौतियां मिलती रहती थी, बार बार युद्ध होते रहते थे इनके और प्रतिहारों के बीच में। मैंने क्या बताया अभी कि ये बात तो क्लियर है कि भारत के अगर ऐसे राजा लड़ते नहीं आपस में तो कोई ताकत दुनिया की बाहर से भारत पर आक्रमण नहीं कर पाती। लेकिन ये आपस में देखो कितने बड़े बड़े साम्राज्य थे, प्रतिहार का, पाल का, लेकिन ये आपस में उलझते रहते थे, अपनी शक्ति को नष्ट करते रहते थे। तो इनको चैलेंज मिलते रहते थे, काउंटर चैलेंज यानी इनके चुनौतियां आती रहती थी, युद्ध होते रहते थे फ्रॉम द प्रतिहारों से। एंड द राष्ट्रकूट, और दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। वो बदला ना, 3 त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था इनका। साउथ में राष्ट्रकूट थे, नॉर्थ में प्रतिहार थे, और ये ईस्ट में ये पाल थे। तो ये राष्ट्रकूटों से साउथ में, उनसे इनको चैलेंज मिलता रहता था। फ्रॉम सेवरल तिब्बतन अकाउंट्स, कई तिब्बती लेखों से। फ्रॉम यानी से, सेवरल यानी कई, तिब्बतन का मतलब तिब्बत जो है ना अपने भारत में ऊपर की तरफ हिमालय के पास में, चीन और भारत के बीच में तिब्बत देश अलग है। तो तिब्बत के अंदर भी कई ग्रंथ लिखे गए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का खूब प्रचलन है। तो तिब्बत, कई ऐसे तिब्बतन अकाउंट है कई, यानी तिब्बती लेख है कई, वहां से प्राप्त होता है। वी केम टू नो, हमें जानकारी मिलती है, कई तिब्बती लेखों से हमें जानकारी मिलती है, दैट द पाल्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। जो पाल्स थे, जो पाल वंश था, वो बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के पैट्रॉन्स थे, यानी संरक्षक थे। बौद्ध धर्म के ये संरक्षक थे जो पाल वंश थे। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार के अंदर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वॉज फाउंडेड, ये स्थापित किया गया बाई धर्मपाल। ये जो 2 बड़े राजा थे ना, धर्मपाल और देवपाल, उसमें से धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का फाउंडेशन किया। द पाल्स हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया, ये जो पाल वंश था इनका जो ट्रेड लिंक था यानी व्यापारिक जो संबंध था वो साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में इनका ये लिंक था। अब एशिया का, अपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा कभी, तो अपन एशिया में ही है। अपना जो सब कॉन्टिनेंट है, अपना जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। सब कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट जो है अपना जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। उसमें सबसे नीचे है अपन, फिर अपने नीचे हिंद महासागर आ जाता है। तो वो जो अब अपने साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया यानी अपन खुद साउथ में आ गए, साउथ और ईस्ट एशिया में यानी ऊपर का जो भाग है, ये जो ऊपर का हिस्सा अपने यानी चाइना हो गया, तिब्बत है, चाइना है, रूस है, ये मंगोलिया है, ये एरिया साउथ ईस्ट एरिया है। वहां से ये व्यापारिक संबंध थे, वहां से ये व्यापार करते थे। यहां पर देखिए, एक तो मैंने आपको ये सिक्का दिखा दिया है, कॉइन इशूड बाय राजा भोज। राजा भोज ने ये वराह अवतार का सिल्वर कॉइन निकाला था। एक और पिक्चर है देखो,
रिमेन्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला। ये विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, उसका रिमेन्स यानी उसके अवशेष हैं ये यहाँ पर, अभी आज भी हैं, आज भी लोग देखने जाते हैं उसको। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा बीट में 2 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा बीट आपको मेंशन करना है हेडिंग इसका। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेंशन करना है इसमें, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में यानी कौन से जिले में आर द रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो रिमेन्स हैं यानी अवशेष हैं वो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है यानी उपस्थित है, आज भी है। तो कौन से जिले में है बिहार में, तो वो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको लिखना है विच की जगह पर आंसर में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट तो लिखा हुआ ही है, केवल विच की जगह आपको भागलपुर लिखना ही, भागलपुर। इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर द रिमेन्स आर प्रेजेंट, ऐसे लिखना चाहिए वैसे तो, पर कोई बात नहीं, आप यहां पर केवल भागलपुर लिख देना। इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर द रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट, ये भी ठीक हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो गया थोड़ा। तो ये इस तरह से आपको, और नॉलेज में आपको क्या आना चाहिए कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिमेन्स हैं यानी अवशेष हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु एलिजली डेस्ट्रॉयड। एलिजली का मतलब होता है कथित तौर पर, यानी कहा जाता है ऐसा। एलिजली का मतलब होता है कथित तौर पर। हु एलिजली डिस्ट्रॉयड यानी कथित तौर पर किसने डिस्ट्रॉय किया यानी नष्ट किया द यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किसने किया। जितने भी बाहर के ये आतताई इन्वेडर्स आए थे भारत में, इन्होंने अपने देश की चीजों को खूब तोड़ा, खूब लूटा, तो कई अच्छी यूनिवर्सिटी को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी इसको किसने डिस्ट्रॉय किया, तो आपको हु की जगह लिखना है ये, देखो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नाम का एक आतताई बाहर से हमला किया था उसने। तो यहां पर हु की जगह आपको इसका नाम लिखना है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी एलिजली डेस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटी, उसने कथित तौर पर इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। और आज हमने राष्ट्रकूटों के बारे में और पाल्स के बारे में यानी पालों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे जो साउथ में अपना किंगडम रखते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।